जुडिशियल ऑफिसर का जो सर वो देखते थे ना, तो सर वहां से इंस्पिरेशन मिलती थी कि जुडिशियल ऑफिसर करना है। यकीन ही नहीं हुआ कि हो गया, 2-3 बार कंफर्म किया, फ्रेंड्स को भी बोला कि तुम कंफर्म करो कि कुछ नहीं। तो मैंने कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मेरी में जो भी आर्थिक स्थिति है वो कैसे नहीं है, हो जाएगा भैया। ये जब भी बोलती थी पापा ऐसे करना है, हो जाएगा भैया। हेलो एंड नमस्कार, हरी स्वागत आप सभी का। और आज आपके बीच में फिर से लिंकिंग मुलाकात का एक और एपिसोड। यहाँ पर आज हमारे बीच में जो कैंडिडेट्स हैं, एक जज साहिबा जिन्होंने अपनी लाइफ में एक छोटा सा सपना देखा और उस छोटे से सपने के साथ जज्बात जो थे वो बड़ी उम्मीदों के साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं जज्बातों को पूरा करने का ठान लिया और कदम कदम आगे बढ़ते चले गए। और साथ साथ में परिवार का सहयोग रहा, अपनी लीगल फैटर्निटी का कहीं की जो कॉपरेशन रहा और फाइनली वो मुकाम उन्होंने हासिल कर ही लिया जिसको करने की चाहत उनके मन में काफी टाइम पहले से थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कांटों के बीच में जब गुलाब का फूल खिल जाता है तो कांटों की चुभन का असर, कांटों की चुभन का एहसास तो सिर्फ उस गुलाब के फूल को ही होगा ना, कि किस तरीके से संघर्ष को, किस तरीके से परेशानियों को सहन करते हुए वो इस मंजिल तक पहुंचा है कि लोग फक्र फील करते हैं, स्वाभिमान फील करते हैं जब वो उनके पास में होता है, जब उनके हाथ में होता है ना। तो बिना देरी के आज आपके बीच इनवाइट करता हूं राजस्थान जुडिशियल सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा के अंदर टॉप 21 की कैटेगरी में खुद को प्लेसमेंट कराने वाले हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, किरण प्रजापत जी। तो आज आपके बीच में किरण प्रजापत जी जुड़ने वाला है। वेलकम किरण जी, स्वागत है आपका। जज साहिबा, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इसको, हुकुम, स्वागत है आपका। राजस्थान के अंदर जब कोर्ट के अंदर वकील एंटर करता है तो जनरली कहता है कि हुकुम आज मेरा ये मामला है, तो आप इस हुकुम वर्ड की आदत डाल दीजिए क्योंकि होने वाला। किरण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने शहर के बारे में बताएं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वगैरह। सर मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। जयपुर में झोटवाड़ा सिटी है, वहां से झोटवाड़ा में एक निवारू ग्राम पंचायत है, तो मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, निवारू गांव से। तो मतलब बेसिकली ग्रामीण परिवेश में आपका स्कूलिंग एजुकेशन वगैरह रहा है? यस सर, मेरी 12th तक जो स्कूलिंग है वो ग्रामीण परिवेश में हुई, गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। ओके, तो जो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है वहां से आपका स्कूलिंग एजुकेशन रहा है। तो सबसे पहले आते ही एक मिथ तो इन्होंने आते ही दूर कर दिया कि जो कैंडिडेट ये सोचता है कि ग्रामीण स्कूलों से पढ़े लिखे कैंडिडेट कैसे टक्कर देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा होती है। तो आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण है किरण प्रजापति जी के रूप में कि इनका स्कूलिंग एजुकेशन 12th तक जो है अपने गांव के ही उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। तो ये भ्रम तो तोड़ दीजिए, क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो बड़ी से बड़ी सफलता को आपके कदमों में ला के रख सकती है। तो किरण जी, कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ, ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, ऑनेस्टी के साथ में, आपको ये महसूस नहीं हुआ कि आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपके कंपटीशन में तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एनएलयू बैंगलोर वगैरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रखे हैं, ऐसा तो ऐसा आपको कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल होता था सर, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ने लगे, जैसे और भी साथ में जुड़ने लगे, दोस्त जुड़ने लगे, तो वो लोग भी जुड़ते थे जो एनएलयू से भी कुछ जो पढ़े हुए थे। तब उनको साथ पढ़ के फिर समझ में आया कि हाँ, अगर आपके लॉ के कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप कर सकते हो। तो उससे हिम्मत आई थोड़ी। बाकी शुरू में ठीक है, मतलब अगर अपने कमान के अंदर अस्त्र शस्त्र है तो हमें युद्ध में लड़ने से डर नहीं लगता, राइट। और फिर आपका 12th के बाद में फिर आपने 5 ईयर लॉ को चूज किया या पहले 3 साल ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद 3 साल का एलएलबी? जी सर, जैसे मैंने बताया सर, ग्रामीण परिवेश में 12th तक की थी तो फिर इतना गाइडेंस नहीं था। इवन मुझे 5 ईयर लॉ का पता ही नहीं था। जो था वो पापा पता ही नहीं था। ओके, जो था वो पापा ने गाइड किया था, और पापा को 3 ईयर लॉ का पता था कि ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर लॉ होती है। तो सर वही एक दिशा थी। फिर ग्रेजुएशन के लिए महारानी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, और फिर उसी टाइम से ही मैं महारानी कॉलेज से मुझे सही गाइडेंस मिला। वहाँ सेमिनार होते थे काफी, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिला लॉ के लिए, और फिर मैंने लॉ की आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ। ये महारानी कॉलेज जयपुर का कोई प्राइवेट कॉलेज है या वहाँ का लॉ फैकल्टी का सरकारी विश्वविद्यालय का ब्रांच है? लॉ फैकल्टी का नहीं है सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी का संगठक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है सर। एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ का। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे सेमिनार वगैरह हुआ करते थे, वहां से आपको एक गाइडेंस कहीं कहीं मिला। तो देखो, दूसरा जो सबक आज आपको इस इंटरव्यू से सीखने को मिला है वो ये है
कि हमें कभी भी कोई कॉलेज के सेमिनार वगैरह होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर शहर में रहते हो तो आपको सब कुछ पता हो, या फिर आप गांव से आए तो आपको पता नहीं होगा। ऐसा नहीं, ये छोटे मोटे इवेंट जो होते हैं, सेमिनार जो होते हैं, वो हमें कुछ न कुछ नई चीजें सिखाते हैं। राइट किरण जी, कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को सेमिनार वगैरह में अटेंडेंस अपनी लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ सीखने को मिलता है वहां पे। तो उस समय जो ये सेमिनार वगैरह हुए, तो स्पेसिफिकली कोई लॉ पर्सन या लॉ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस सेमिनार के अंदर आया था जिससे आप प्रभावित हुए? यस सर एक सेमिनार था एनएसएस में सर, सेमिनार होते थे तो मैं वो अटेंड करती थी। उसमें एक सेमिनार था, तो उस समय की जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो, और एक लॉ की प्रोफेसर आई थी, इन्होंने सेक्शन 354D आईपीसी पीछा करने के ऑफेंस को और उसकी डाइवर्सिटी 354D, यस, उसके बारे में बताया था कि लड़कियों को और उससे जुड़ी हुई जो परेशानियां होती है लड़कियों को, उनके बारे में बताया था। और एक सर कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर भी एक सेमिनार था, तो उसको लेकर भी लॉ के जो एस्पेक्ट थे वो बताए थे। तो फिर वहां से ही और ज्यादा इसको प्रेरणा मिली कि नहीं लॉ ही करना है, और फिर इसके लिए मैं आगे बढ़ी। पता है किरण जी, आज जो उस समय आपके राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष आए थे या जो महिला प्रोफेसर आए थे उस समय, जब ये वीडियो ये क्लिप उनके पास पहुंचेगी, उनके कानों में सुनाई देगी ना, तो शायद उनके जीवन के अंदर एक स्वतः ही अपने चेहरे पर एक स्माइल खुशी की आएगी, एक स्वाभिमान की आएगी कि चलो किसी एक बच्ची को मैं थोड़ा सा अपने रास्ते में गाइड कर पाई, है ना। वैसे तो कई और लाखों को किया होगा उन्होंने, लेकिन निसंदेह। तो आप मुझे इस वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि उस समय कौन थे वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, और अगर आप कंफर्टेबल अभी बता सकते हो, मैं निसंदेह आपका ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर उस समय सर श्रीमती सुमन शर्मा सर ये थे, जो सुमन शर्मा जी, ओके, यस। तो कोशिश करें से उनसे संपर्क निकालने का, और आपका वीडियो भी वहां तक मैं जरूर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो कुल मिला के सेमिनार से आपकी लाइफ में एक बीज अंकुरित किया, एक चीज को, सपने को जन्म दिया कि मुझे जो है इस फील्ड में जाना चाहिए, लॉ के फील्ड में जाना चाहिए। और खासकर जुडिशरी का सेगमेंट, वहीं से जुडिशरी का सेगमेंट चुन लिया था या वहां से लॉ का सेगमेंट चुना था? वहां से सिर्फ लॉ का था सर। वहां से लॉ का था। और जुडिशरी के प्रति रुझान कैसे बैठा? जुडिशरी के सर एक तो पापा ने ही बता रखा था आरजेएस के लिए कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आरएस की पोस्ट होती वैसे आरजेएस की होती, तो इतना पापा ने गाइड कर रखा था। फिर उसके बाद जब लॉ लिया तो एलएलबी में किया, तो सर कोर्ट विजिट होती थी सर, तो हम कोर्ट विजिट में जाते थे। जुडिशियल ऑफिसर का जो सर वो देखते थे ना, तो सर वहां से इंस्पिरेशन मिलती थी कि जुडिशियल ऑफिसर बनना है। एक फील आता था ना कि 5.5 फीट ऊंचा जो व्यक्ति बैठता है यार, वो क्या डिग्निटी रखता है, मतलब मेरे को भी ऐसा एक दिन बैठना है, ऐसे ख्याल आया करते थे किरण जी वहां पर आपके मन में? तो फिर उनका बिहेवियर, उनकी हम्बलनेस, जिस तरीके से वो विटनेस से बात करते थे, फिर वो भी मुझे काफी प्रेरित करता। तो फिर वहां से मुझे ये आया कि जुडिशरी में प्रिपरेशन करनी चाहिए, जाना चाहिए। तो मैं ये अभी तक गौर कर पा रहा हूँ कि कई मामलों के अंदर आपके पापा जी ने आपको वहां पर मार्गदर्शन दिया है। तो क्या आपके पापा जी एडवोकेट हैं या कोर्ट से जुड़े हुए हैं, या क्या उनको इतने इस फील्ड के बारे में कैसे जानकारी है? नहीं सर, मैं खुशनसीब हूँ कि वैसे मेरे पापा जी 10th तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, उनको इस मामले में बहुत ही नॉलेज है हर चीज में। तो उन्होंने हमें जो गाइडेंस दी है पापा ने ही दी है, शुरू में जो गाइडेंस मिली है वो पापा ने ही दी है। मतलब आपके पिताजी का एजुकेशन 10th तक का ही रहा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फील्ड के अंदर आपको बकायदा हर समय पे गाइड किया कि बेटा इसमें ये होता है, ये आरजेएस होता है, जैसे आरएस है वैसा आरजेएस भी होता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। ये एक तीसरी बात है किरण जी, जो मैं अपने सारे ऑडियंस को और स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि देखो, मिथ से भरी है दुनिया, जितने पालोगे उतने बढ़ेंगे। मिथ यानी कि होता है भ्रम। तो अब आपने एक मन में ये भी भ्रम पाल रखा है कि कोई बैकग्राउंड का आपका एडवोकेसी का होगा, अगर आप वकालत के फील्ड से हो, या फिर आपके घर में कोई ऑलरेडी कोई जज है तो ये आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हो सकता है। तो इस भ्रम को बाहर निकाल दो, क्योंकि आज आपके सामने जो शख्सियत बैठी है ना, इनके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, ईश्वर जो है ना, ईश्वर जो है वो तराजू का वजन बराबर संतुलित करते जरूर चलता है। तो इन्होंने इनको पिता के स्वरूप के अंदर एक मार्गदर्शक दिया, जिन्होंने समय समय पर उंगली पकड़ के इनको जो है सही रास्ते जरूर दिया। इनका एक लाइन में कहना कहता हूँ कि कहा जाता है कि गांव की छोरी बड़ी सीधी सादी होती है, उसके खिलाफ तो अत्याचार होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आधा सच है। गांव की छोरी जब ठान लेती है कि उसे कुछ करना होता है, तो वो शहर के बड़े से बड़े 30 मार्काओं को भी पीछे छोड़ सकती है, और आपने निसंदेह छोड़ा।
मैं आपको एक फिगर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 120 पोस्टों के लिए कई सारे आवेदन आए थे, कई सारे एप्लीकेशन आए थे, और इनमें से मोस्टली जो 40-50% कैंडिडेट थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से थे, सिर्फ राजस्थान के नहीं थे। यानी कि ऐसे भी कैंडिडेट सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत अच्छी खासी कमांड रखते हैं, कुछ एनएलयू के कैंडिडेट थे, कई यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अपने लॉ की डिग्री कंप्लीट करके आए हुए थे। लेकिन आपने जो चीज साबित करके दिखाई वो वाकई में एक अलग ही लेवल की है ना, क्योंकि गांव में 12th तक आपका बेसिक एजुकेशन रहा, उसके बाद मतलब आपके पिता को इतना पता था कि एलएलबी जो होती है वो 3 साल के बाद में होती है, 5 साल की जानकारी भी नहीं थी, बट फिर भी जितना उनको नॉलेज था उतना उन्होंने आपको सॉल्व कराया, और फिर बाकी का काम जो है हमारे किरण प्रजापति जी ने खुद ही कर दिया, ऑब्जर्वेशन, सेमिनार के जरिए, अलग अलग चीजों के जरिए वगैरह वगैरह। अच्छा किरण जी, जब आप, हाँ प्लीज। तो कहते हैं ना, जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो इरादे रास्ते अपने आप बना लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो इरादे रास्ते खुद बना लेते हैं। क्या बात है, ये लाइन देखो, ये लाइन अपने आप में बयां करती है कि इनकी इच्छा शक्ति, इनके इरादे, इनके रास्ते बनाने के जुनून को कभी रुकने नहीं देते थे, और ये वही जुनून है जिसने जब रिजल्ट आया तो 21 नंबर की लाइन के अंदर एक नाम रिजर्व कर दिया, और वो नाम था किरण प्रजापत। दैट्स रियली, वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही आपने यहाँ पर। किरण जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट प्लान करता है जुडिशरी का कि मेरे को जुडिशरी करना है, ठीक है, तो जब तक वो कोई बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर ले, तो क्या तब तक वो सपना पूरा नहीं हो सकता क्या? सर ऐसा तो सर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सर मैंने जो प्रिपरेशन है वो मेरी सेल्फ स्टडी से ही की है। हालांकि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मैंने एक महीने पढ़ा भी था, कोचिंग भी वो अच्छी थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फिर मैंने वो क्विट कर दी कोचिंग। और फिर कोविड जो टाइम था वो वैसे सबके लिए बहुत बुरा था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन के लिए मुझे पर्सनली बहुत सही लगा, कि उस टाइम और कुछ नहीं था, 2 साल घर पे रहना था, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और मैंने सिर्फ उसमें प्रिपरेशन की। तो सर ऐसा तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि कोचिंग ही जरूरी है और बड़ी बड़ी कोचिंग। एग्जैक्टली, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके जो किसी बड़े शहर में जाओ और वहां जाके फिर आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर ज्वाइनिंग करो, वहां पे फिर अपना 1-2 साल निकालो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 महीना इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वित्तीय आर्थिक समस्याएं आने के कारण जो है उनको उस तरीके से डील करना पड़ा, और जैसे तैसे करके उन्होंने फिर उसको सेल्फ में, लेकिन कहीं कहीं ये रास्ता आपके लिए ठीक भी रहा। आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी पढ़ाई किया उसके अंदर आपने सेल्फ कुछ किया, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कहीं कहीं जो है यूट्यूब के हमारे छोटे मोटे चैनल से उन्होंने आपको शुरू किया होगा वीडियोस के लिए। ये जब सेल्फ स्टडी करते तो सर इधर यूट्यूब पे और गूगल पे सर बहुत ज्यादा रहना जरूरी होता है, तो सर इसलिए आपकी वीडियोस भी काफी हेल्प, खासकर जो आपने केस लॉ की जो सीरीज। अच्छा, मेरी वीडियो देखी है आपने? मैं सरप्राइज हूँ, मेरी वीडियो देखी है? जो केस लॉ की जो सीरीज थी सर वो मैंने देखी है, क्योंकि सर ये होता है कि खुद से करते हैं तो फिर सर ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कोचिंग करे उसे ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, तो इसलिए सर मैंने हर तरीके से सर आपकी तरह आपकी वीडियोस भी मेरी और इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो, जब मैं खुद भी एलएलबी कर रहा था तो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता था, उनसे सीखता था, है ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। और अच्छी बात है ना, देखो आज तकनीक का तो हमें धन्यवाद करना ही चाहिए। देखो कोरोना ने नो डाउट हमारे देश को बहुत इस मामले में परेशान किया, पेन दिया है, लेकिन एक जो इसका साइड इफेक्ट है, जो पॉजिटिव रहा है, वो ये कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम एडवांस में 10 साल आगे चले गए, जो शायद हम अभी तक नहीं कर पाते, वो चीज वहां पर होने लग गई है, और एजुकेशन के फील्ड में इससे कोई अछूता नहीं रहा है। हेल्प भी मिली है टेक्नोलॉजी की, वाकई में सर प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिली है, और कोविड के टाइम तो सर ये मतलब वरदान की तरह ही था, काफी हेल्प मिली है। एग्जैक्टली। तो आपने फिर अपनी पढ़ाई में कभी कभार इस लिंकिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया, जब एक कॉन्सेप्ट को हम दूसरे से कनेक्ट करते हैं चीजों को, ताकि वो कॉन्सेप्ट स्मार्टनेस के साथ आ सके, ये यूज किया आपने कभी? सर ये मैं कहना चाहूंगी सर कि हमारे जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से किए मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे सर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सर उन्होंने पढ़ाना सिखा दिया था कि बैरेक को कैसे पढ़ते हैं, तो सर इसलिए भी मुझे एक तरीके से कोचिंग की करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बिल्कुल, हमें ये सिखा देता है कि बैरेक को कैसे पढ़ना है, लिंक कैसे करना, और सर फिर करना खुद को था।
तो इसलिए सर फिर मैंने ये लिंक करके सर पढ़ा है सर। हमारे प्रोफेसर ने हमें अच्छे से सिखा दिया था, और 3 साल जब हम उनसे पढ़े, इवन सर मुझे तो उन्होंने 1 साल बाद में भी पढ़ाया है, मेरी एलएलबी के बाद में भी 1 साल और पढ़ाया है। इसके लिए वो कई बार क्लास में लड़े आप भी। चाहेंगे उन प्रोफेसर साहब का नाम लेना क्योंकि वो हकदार हैं इस क्रेडिट के, प्लीज आप उनका नाम जरूर बताएं अपने प्रोफेसर साहब का, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में। सर एक का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि सर सबने पढ़ाया था सर मुझे। एक मेरी ओके। एलएलबी के बाद 1 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया है। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उन्होंने, इवन जो कुछ स्टूडेंट शिकायत करते थे कि बाहर हो चुके स्टूडेंट पे आ रहे हैं, तो वो क्लास में लड़ भी लेते थे कि मेरी क्लास में जो पढ़ेगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन पढ़ेगा। तो सर ये मेरे लिए हमारे प्रोफेसर सर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे किरण जी, मेरा खुद का व्यक्तिगत ये मानना होता है कि अगर कॉलेज का स्टेटस अच्छा हो तो इन कोचिंगों की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल सच है और मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और जीवन के अंदर एक छोटा सा सपना मैंने भी दे रखा है, कभी सही समय आने पर आप सब लोगों के सामने जरूर रखूंगा। तो यहाँ पर रहा कि आपने मोस्टली जो है जो अपने कॉलेज के दौरान बेरेट की स्टडी को अच्छे से ऑब्जर्व किया, और यूट्यूब वगैरह पे जैसे आपने चाहे लिंकिंग के वीडियोस देखे हो, चाहे केस लॉ की कहानी को देखा हो, या वो एक क्लास खल्लास, शायद आपने रिवीजन के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया होगा उन वीडियोस का, तो कहीं की जो है आपके लिए। जी, आपको मैं सुन नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो बहुत से वीडियो देखे हैं आपके सर। अच्छा, केस लॉ की कहानी के अलावा और भी कुछ है? एक क्लास खल्लास देखा था आपने? वो एकदम साउथ की मूवी जैसा टाइटल है उसका। तो सर रिवीजन में सर माइनर एक्ट के रिवीजन में सर काफी हेल्प मिली थी उनसे। माइनर लॉस की रिवीजन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना। जैसे भी ये, चलो ठीक है, कुल मिला के सब पर्पज अगर भावी जज साहब तैयार हो रहे हैं यूट्यूब की वीडियो से भी, तो ये भी इतना अपने सौभाग्य से कम नहीं होता है। किरण जी, मैं आप जानना चाहूंगा कि जब आप मेंस की एग्जाम को प्लान कर रहे थे तो उस समय आपका मीडियम हिंदी रहा था या इंग्लिश मीडियम रहा होता? सर मेरा मीडियम हिंदी है सर। हिंदी आपका हिंदी मीडियम है। सारे कैंडिडेट सुन लो, आप जो मिथ पाल के बैठे हो कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, तो ये आपके मिथ का खंडन है। इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ योर परसेप्शन कि आज एक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हमारे सामने है जो बैठे हुए हैं। ओके, तो हिंदी मीडियम रहा, तो ये डर था आपके मन में भी कि यार हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम वालों का होता है? ईमानदारी से बताएं। तो जैसा कि आपने कहा मिथ है, तो सर ये हमने भी सुना था कि ऐसा होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। तो सर ये तो था सर दिमाग में, लेकिन सर डर मैं नहीं कह सकती इसको, क्योंकि सर मैं जब वैसे मैंने कोचिंग नहीं की, लेकिन मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज सर जरूर ली, मॉक टेस्ट किए थे। तो सर उसमें मुझे मेरे आंसर की जो फ्रेमिंग थी और मेरी लैंग्वेज थी, उनका जो उसमें जो पॉजिटिव बातें थी वो उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी ये चीजें पॉजिटिव है। तो सर इस वजह से सर मुझे लगा कि हाँ ये मैं लिख सकती हूँ अच्छा। तो मुझे डर जैसा तो सर नहीं है, लेकिन हाँ ये सर मिथ था, और ये हमें लगता भी था कहीं कि ऐसा है। बट आज तो आप कह सकते हैं ना कि वो सिर्फ मिथ ही था, वो भ्रम ही था सिर्फ, है ना? आज की तारीख में तो आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, जब आप मेंस के एग्जाम फाइट करने जा रहे थे तो आपने हिंदी मीडियम को चयन अपना कर रखा था, तो वहां पर ऐसा हुआ कि पेपर जो है उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ छूट गया, ऐसा भी कुछ हुआ था आपके साथ? सर ये मेरी स्पीड अच्छी है, मैं इसमें भी लगती हूँ कि स्पीड मेरी काफी अच्छी है। पेपर मेरा सिविल का सर कंप्लीट हो गया था। क्रिमिनल में सर मैंने खुद ने गलती कर दी थी, लास्ट का क्वेश्चन सर मैं देख नहीं पाई थी। एक बार जब फर्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं तो मैंने 22 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 21 क्वेश्चन के हिसाब से टाइम मैनेज किया था, और सर फिर वो 3 मिनट ही बचे थे। वो लास्ट का क्वेश्चन मुझे उस टाइम दिखा जब 3 ही मिनट थे, सर वो जजमेंट राइटिंग थी, उसको पढ़ने समझने में, और फिर जब एक क्वेश्चन छूट गया तो मेरे मतलब दिमाग में थोड़ा कंट्रोल में ना, तो मैं समझ ही नहीं पाई क्या हो गया, ये कैसे छूट गया एक क्वेश्चन। तो सर वो मेरा रह गया। अच्छा, जब पहले पेपर में 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद में फिर ब्रेक आता है, फिर 2 घंटे का आपका दूसरा पेपर है, तो उस बीच के टाइम को आपने कैसे संतुलित किया? सर क्योंकि मैं जयपुर से ही हूँ और मेरी एजुकेशन भी उधर से ही हुई है, वहाँ सुबोध कॉलेज में हमारा सेंटर था, तो वहाँ के हॉस्टल में जानकारी भी थी लड़कियों की, तो सर नजदीकी था। तो मैंने इस टाइम को सर रेस्ट करने में ही, क्योंकि सर मैं कर नहीं पाती सर अगर मैं रेस्ट नहीं करती तो। तो मतलब ऐसे बीच वाले टाइम में हमें पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, ऐसे बीच वाले टाइम के अंदर हमें, है ना, उसमें एकदम रिलैक्स रहो, जाके थोड़ा 1-8 घंटा नींद आ जाए तो नींद की कोशिश कर लो, है ना। पढ़ने का काम उस टाइम के अंदर हमें नहीं करना है। मैं नहीं कर पाती। तो ये आपका एग्जैक्टली ओके। तो किरण जी, अब मैं आता हूँ इंटरव्यू सेशन पर। जब आप इंटरव्यू देने चैम्बर में जाने वाले थे तो उस समय माइंड में क्या नर्वसनेस थी?
एक ऑनेस्ट व्यू आपसे जानना चाहता हूँ। सर मैं इसमें भी आपको बताऊं कि मैं इसमें भी लगती हूँ कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही था, मतलब फर्स्ट नंबर पे इंटरव्यू था, तो सर वेटिंग में अच्छा, मुझे आपका उस पर्टिकुलर डे में पहला इंटरव्यू था, तो आप इसको लकी कह रहे हो। बाकी के कैंडिडेट्स को देखा जाए वो कहते हैं कि ये तो पहले ही क्या कहते हैं, वो बलिदान देने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं आगे। यस। मैंने भी बाद में कईयों को, मतलब जो साथ वाले थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनको बताया कि ऐसा नहीं, अगर आपका फर्स्ट में हो जाता तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सर बाहर जो वेटिंग में बिठाते हैं ना 20-30 मिनट, जैसे सर मैंने मॉक दिए थे, वो बड़ा हाँ सर वो बड़ा सर, वो उसमें आपकी नर्वसनेस ज्यादा, स्ट्रेस उसमें होता है कि मेरा नंबर आने वाला आने वाला आने वाला, तो फिर जैसे मॉक में जैसा फील किया। लेकिन वहां मैं गई, जाते ही उन्होंने बोला कि आप फाइल रखो और अंदर जाओ, तो सर मुझे मौका ही नहीं मिला नर्वस होने का मौका ही नहीं मिला, तो सर इसमें मतलब ठीक रहा सर ये। एग्जैक्टली तो मतलब पहला ही नंबर आया। तो अच्छा, इंटरव्यू के अंदर का माहौल कैसा था? जाते ही मतलब उन्होंने सवालों की बौछार कर ली या कुछ थोड़ा सा आपको पहले रिलैक्स करवाया, ऐसा कुछ? सर इसमें भी सर बहुत, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि सर इंटरव्यू के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लगातार, मैं भी थी कि मैं पढ़ ही रही थी, इंटरव्यू का फर्स्ट दिन भी पढ़े ही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत बेसिक पूछते हैं, अगर आप 2-3 दिन पहले भी ना पढ़ो तो भी चल जाता है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, और सर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, और उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यूज वगैरह को डील किया। जनरली आपसे सवाल पूछे गए थे यहाँ पे, मतलब बोर्ड मेंबर का नाम बताए बिना मैं जानना चाहता हूँ, जो आपसे सवाल वगैरह पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन जो है आपके जनरली किससे, लॉ के संबंध में थे या जीके करंट अफेयर है या जो राजस्थानी लोकल कल्चर वगैरह है उसको भी इंक्लूड किया गया था? सर ऑल ओवर, लॉ भी था, जीके भी थी, करंट वाले भी थे, और राजस्थान जीके भी थी सर, ऑल ओवर। और जनरली लॉ के अंदर मतलब अगर आप कुछ याद कर पाए, रिकॉल कर पाए उस टाइम को, तो किस तरह के सवाल आपके सामने थे? लॉ में सर ये थे कि जो चेयरपर्सन थे वो सिविल के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने सर मेरे इंटरव्यू में क्रिमिनल का सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो था बेल, बाकी सब पूरा इंटरव्यू लॉ में पे था सर, तो सिविल पे उन्होंने SRA, CPC और कॉन्ट्रैक्ट, इस पे रखा था उन्होंने पूरा इंटरव्यू, और उन्होंने उनका ये कभी भी ये नहीं होता कि आप सेक्शन नंबर बताओ या केस का नाम बताओ, वो सिर्फ आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो सर बहुत से सेक्शन के नंबर मुझे याद नहीं थे, लेकिन मैंने कहा उनको कि सर अभी याद नहीं है, तो कोई ना, आप अपना ओपिनियन बता दो। तो सर ये मुझे बहुत ही मतलब ये लगा, और उन्होंने वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो बताओ आप क्या करोगे इसमें, इस तरीके से, मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने रखा जाता और फिर आपसे पूछा जाता कि बताओ आपका यहाँ पर लीगल ओपिनियन क्या बन रहा है, इस तरह के सवाल कह सकते हैं हम। सर, और सर वो प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं होती कि जैसे सर मैंने कोर्ट ज्वाइन नहीं किया था, मतलब फर्स्ट टाइम था, मैं कोर्ट कभी नहीं गई थी, प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं होती कि आप बिना कोर्ट नहीं गए तो आप सोल्व नहीं कर सकते, वो आपके बैरक से ही पूछते हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम के फेस में पूछते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, अब बताओ इसमें क्या करोगे, लेकिन उसका आंसर डायरेक्ट से ही हो जाता है। डायरेक्ट से मतलब यहाँ पर एक भ्रम वो कैंडिडेट से अपना दूर कर दो। आज हम बहुत सारे मिथ दूर कर रहे हैं नहीं किरण प्रजापति के साथ में, कि अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये भ्रम आप दिमाग में लेके बैठे हो, ये मिथ आप लेके बैठे हो, तो इसको भी हटा दो। जैसा किरण जी के साथ में हुआ कि इनको जनरली जो सवाल पूछे गए वो कहीं कहीं, जब इन्होंने शुरुआत में ऑनेस्टली बता दिया होगा कि सर मेरा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो फिर उनका जो चला था इंटरव्यू वो मोस्टली बेरेट से ही अप्लाइड क्वेश्चन, यानी कि बेरेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनसे पूछे गए। हाँ, नो डाउट उसमें बेरेट का कॉन्सेप्चुअल का रोल तो प्ले करता ही करता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। किरण जी, राइट? ओके। अच्छा, ऐसा भी हुआ वो इंटरव्यू के अंदर आपसे बैक टू बैक कुछ सवालों के आप आंसर दे नहीं पाए थे, तो थोड़ा मन में घबराहट हो गई कि मैं क्या कर रही हूँ, इतने सवाल के सवाल आंसर आ नहीं रहे, ऐसा कुछ हुआ था? सर ऐसा तो हुआ नहीं कि बैक टू बैक ना आया हो, लेकिन सर ये था कि इंटरव्यू काफी लंबा हो गया था, मतलब 30 मिनट से ज्यादा का हो गया था, तो सर 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू चला था? ओके। तो सर इसमें लास्ट के क्वेश्चन पे सर मेरा ये हो गया था कि आंसर नहीं आ ही नहीं पा रहे थे सर, वो राजस्थान जीके के थे सर, तो उसमें थोड़ा ये रहा कि अब तो मतलब है, लेकिन ठीक है सर, उन्होंने इस चीज को नेगेटिव नहीं लिया और मुझे मार्क्स भी सही दिए, काफी सही दिए। तो जब आपको नहीं आ रहे थे, 30 मिनट आपका बैक टू बैक इंटरव्यू चला, तो आधे घंटे में तो अच्छे अच्छे इंसान जो है वहां पर हार मान लेते, थक जाते हैं, तो फिर आपने खुद का लेवल जो है टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखा लास्ट मोमेंट तक?
सर वो या फिर सर उनके वो अपने आप हो जाता है, वहां पर वो अपने आप हो जाता है, ऐसा कुछ है? सर वो उनकी हम्बलनेस है, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और जो हमें आंसर नहीं आ रहा था उनका एक्सप्रेशन इतना अच्छा था कि हम कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद नहीं है आप अपना ओपिनियन बता दो। तो फिर इससे कभी ऐसा आया ही नहीं दिमाग में कि यार ये गलत हो गया, ये नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा सर आया ही नहीं। उनका उनका सर बहुत वो हम्बलनेस है, बहुत तरीके से उनका अच्छा था सर बिहेवियर, इससे हमें दैट्स वेरी गुड, राइट। मतलब कहीं कहीं जो है हमारा जो इंटरव्यू बोर्ड बैठता है वो बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ में आपको डराने का काम नहीं करता है, क्योंकि जितना जरूरी आपके लिए सिलेक्शन पाना है उनके लिए भी जरूरी है कि ऐसे कैंडिडेट्स को जुडिशरी में लाना है। दोनों बातें होती, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, वैसा का वैसा है। तो बहुत ही हम्बल आपसे रहते हैं, आपको डराने का काम नहीं करते। तो इसलिए आप जब इंटरव्यू कभी देने जाओ, जितने भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं जो भविष्य के अंदर अपना प्लानिंग कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो जान लो कि किरण जी आपके सामने एक एग्जाम्पल है ना। हमें इंटरव्यू देते समय इतना पैनिक नहीं होना है, इतना भयभीत नहीं होना है। आखिर अंदर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी तो इंसान ही है, और इंसान है तो इंसानियत भी है, इंसानियत है तो हम्बलनेस भी है, हम्बलनेस है तो आपके माइंड का रिलैक्सेशन भी है, और रिलैक्सेशन है तो नो डाउट आप अच्छा करोगे ही करोगे। राइट किरण जी? ओके। तो अब जब आप सेलेक्ट हो गए, तो जब पिछले 2-3 दिनों में जब एकदम मिठाइयों का दौर चल रहा है ना, तो क्या 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 स्पेशल चीजें हुई, या फटाफट बताइए कि जब सक्सेस हो जाते हैं तो क्या चीजें आपकी लाइफ में फटाफट आने लग जाती है? सर जैसे रिजल्ट आया तो सर सबसे पहले तो कॉल आने लग गए बहुत बिल्कुल, ज्यादा कि मैं वो तो बिल्कुल गजब का बज ही रहा होगा। यस। मैं बाद में ऐसा हो गया 1 घंटे बाद कि मैं अब नहीं रिसीव कर सकती अब मैं, लेकिन मैंने उनको बाद में 2-3 घंटे बाद में रिप्लाई किया मैंने, लेकिन उस टाइम तो ऐसा हो गया कि अब मैं नहीं बात कर सकती, अब इतने कॉल। पर सर और कुछ देर तक यकीन ही नहीं हुआ कि हो गया, 2-3 बार कंफर्म किया, फ्रेंड्स को भी बोला कि एक बार तुम कंफर्म करो कि मेरा ही हाँ, नाम क्या है। पता भाई मेरी मेरी आंखें धोखा खा रही हो, मुझे मेरा रोल नंबर दिख रहा है कि ये मैं ही हूँ कि कोई और है, इसलिए एक दो बार किसी और से किया, थोड़ा देख के बताओ। यस यस सर, पहले सर ये भी था कि मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी एनसीएल से, तो सर मैं मेरा रोल नंबर वहां चेक कर रही थी ओबीसी एनसीएल में, तो वहां नहीं मिला तो मैं डर गई कि हुआ ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो सर मैंने जनरल में देखा नहीं था, मैं ओबीसी में देख रही थी, तो सर इसलिए भी मैं डर गई थी एक बार, फिर जब जनरल में देखा तो तब जाके मैं इनकी बात को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हुआ ये कि जैसे ही रिजल्ट आया तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना वो ओबीसी वाला कैटेगरी देखा कि भाई उसमें मेरा नाम कहाँ पर है, और जैसे ही पता चला उसमें नाम नहीं, तो एक बार टेंशन में चले गए कि अरे हुआ ही नहीं मेरा। लेकिन फिर कहते ना जैसे ऊपर देखा तो ये तो आपने किरण जी 3 इडियट मूवी का एक सीन रिकॉल करवा दिया, जिसमें क्या थे कि उसके जो तीनों जो फ्रेंड थे वो उसका नंबर सबसे नीचे देख रहे थे कि अरे यार इसका नंबर है ही नहीं, इसका मतलब ये फेल हो गया, और पता चला वो सबसे टॉप के ऊपर बैठा है। तो आपके केस में तो यहाँ पर वही सीन मुझे नजर आ रहा है। मुझे भी उम्मीद थी कि उसमें हो जाएगा, तो मैंने देखा ही नहीं स्टार्टिंग में, पर बाद में जब देखा अच्छा, तो सबसे पहले ये न्यूज आपने किसको सुनाई? मैं सबसे पहले पापा को कॉल किया था, क्योंकि उस पापा टाइम को कुछ फोन? प्रॉब्लम, पापा मम्मी कोई भी घर पे नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, तो फिर पापा को कॉल किया सबसे पहले, ये मम्मी को बता देना, फिर भाई को कॉल किया, मेरे भाई का भी मेरी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। फिर फ्रेंड्स जो मेरे राइट। कोच फ्रेंड्स है कि जिनका बहुत ज्यादा मतलब मुझे कोच की तरह ट्रीट करते हैं, उनको बताया। फिर ये था, बताया तो फिर इनको, बाकी फिर सब खुद ने बताया। और फिर गांव के अंदर कोई अलग से कुछ समारोह टाइप का भी किया, मैंने ऐसा सुनने में आया मेरे। कल किया, क्योंकि सर वो ये था कि आसपास के गांव में नहीं, आसपास के में इस सर्विस में सर कोई नहीं था, सिविल सर्विस में तो एग्जैक्टली। पहले से ये सर अवेयरनेस भी नहीं है हमारे गांव में इतनी। सर इन गांव वालों का भी ये था कि थोड़ा सा तो करते ताकि और भी गर्ल्स को मोटिवेशन मिले, तो इसलिए सर किया था, कल किया था। बहुत अच्छी बात है। देखो ये चीजें निस्संदेह आपके गांव और आपके आसपास में आप पहली एक कैंडिडेट, वो भी एक फीमेल कैंडिडेट, एक बच्ची जब इस ओहदे पर पहुंचती है तो उन गांव वालों के लिए अपनापन, उनके फक्र, उनके मतलब स्वाभिमान की बात हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है उनको कि हमारी बच्ची जो है इस पद पे पहुंची है। तो ये तो उनका प्यार और स्नेह है, और निस्संदेह ये प्रार्थना आप पर खूब बरसा जी, और हर एक कैंडिडेट जुडिशरी में सेलेक्ट हो जाए उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, किरण जी, कहते हैं ना कि हर कैंडिडेट जब जैसे आगे बढ़ता है तो कोई और शख्स भी होते हैं जो पिक्चर में दिखते नहीं है लेकिन होता है, और मेरा मानना है सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता का। तो मैं आपके पापा जी से सबसे पहले मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको शुरू से लेकर अभी तक गाइड करके रखा है, और आपके पापा जी को जरूर
इनवाइट कीजिए प्लीज मेरे बिहाफ पर रेस्पेक्टफुली। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सुन पा रहे हैं आप सर? हाँ सर। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम हमारे सारे लॉ स्टूडेंट के बिहाफ पर स्वीकार कीजिए सर। और लिटरली बताया मुझे किरण जी ने कि आपने भले ही शिक्षा 10वीं तक की हो, लेकिन 10वीं पास पिता ने बिटिया को जज बना के छोड़ा है। ये इतिहास इस बात को कभी नहीं भूलेगा सर। थैंक यू। इसमें सर एक पिता होने के नाते तकलीफ का दौर भी आया होगा, कई बार ऐसा भी लगा हो कि भाई अब काम भी, ये वाला काम भी करना है, बिटिया को एग्जाम दिलाने भी जाना है, कैसे मैनेज करें, ऐसा भी कुछ मोमेंट आया था सर? बताएं। हाँ आया था, लेकिन सर पहले बिटिया। पहले बिटिया। किरण जी इन दो शब्दों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, पहले बिटिया। इतने में ही मतलब बहुत कुछ। सर कोविड में लगभग सभी लोगों की आर्थिक स्थिति भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, काफी ग्रोथ हुआ, और निस्संदेह कहीं की जो हर परिवार के अंदर समस्या वगैरह भी आई होगी ना, तो ऐसे ऐसे केस के अंदर भी बिटिया जब भी हौसला हार जाती थी तो आप उनका हौसला अफजाई करते, क्या करते थे, बढ़ाते थे, तो उसमें क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते जो हर एक पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए भी अपने आप में प्रेरणादायी हो? कुछ नहीं, इसको मैंने कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मेरी जो भी आर्थिक स्थिति है वो कैसी है कैसी नहीं है, हो जाएगा बिटिया। ये जब भी बोलती थी पापा ऐसे करना है, हो जाएगा बिटिया, हो जाएगा बिटिया, हो जाएगा बिटिया, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम है, तू बस पढ़। बिल्कुल, जो बाकी चीजें आएगी मैं अपना अपना मैनेज करूंगा, आप बस आगे बढ़ो। आप अपना ध्यान रखो। वाकई में। तो सर आपको मतलब कहते हैं ना कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो साथ साथ आसपास वो प्रेशर आना भी शुरू हो जाता है कि देखो अब जो भी कराना ससुराल वाले कराएंगे, इनकी शादी करवा दो, ऐसा तो। और खासकर कहीं कहीं जो है संजोग कहीं कुछ ग्रामीण परिवेश में ऐसा थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये चीज आपके साथ भी हुई थी? बहुत हुई सर, आज से नहीं, ये मेरे साथ है 6-7 साल से हो रहा है। 6-7 साल से? अच्छा। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर कर ली था, तब से करा है, मैं पढ़ ली बहुत, तब ऐसा कर ले सर, मैं ठीक है सर ठीक। इसको मैंने ये सामने से उल्टा जवाब नहीं दिया, मैं नहीं थी ठीक है, मैं कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, उसको कहता चलो देखते हैं। हाँ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ। उनको कहते हैं ना खारा नहीं बोलना अपने किसी को, है ना? हाँ। तो बिल्कुल उनकी बात स्वीकार करें, कर लेंगे। लेकिन देखो अब ये आप सभी लोग सुनना, ये रोल एक पिता ही प्ले कर सकता है। दुनिया से बौछारें आ रही है तीरों की, उसको तो झेलेगा, लेकिन पीछे जो खड़ा है उसको महसूस नहीं होने देगा कि दुनिया क्या सोच रही है। और ये वाकई में बहुत ये काम तो एक पिता ही कर सकता है सर। और साथ साथ किरण जी आपकी मम्मा का भी रोल रहा है, क्योंकि देखो मम्मा तो बहुत खामोश रहती है, लेकिन जैसे देखो चाय बनाने से लेकर सारी चीजें, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया वगैरह, है ना? और सर्दियों का टाइम होता, आप जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे किरण जी? तो उस समय आपको याद हो सर्दी के लड्डू बन के आया करते? मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रह चुका हूँ, आया करते थे। आप अगर वो संभव हो सके तो उनको भी जरूर लाइए बीच में यहाँ पे, ताकि उनसे उनके भी नमस्कार, सादर प्रणाम। मतलब बच्ची को जज बना ही दिया कुल मिला के। हाँ बना दिया, आप क्या? अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो देखो ये जज साहिबा है, बाद में तो हम इनसे पूछ नहीं पाएंगे, ये बदमाशी भी क्या करते थे घर में? कुछ तोड़ फोड़ क्या वगैरह कुछ करते थे? नहीं करती थी तो। बहुत बहुत एकदम सिंसियर। हाँ। ये कहीं आपको पीछे से डरा तो नहीं रहे कि नहीं मम्मा कुछ बोलना मत, ध्यान रखना, ऐसे कुछ करके? कभी नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और पता है कहीं कहीं आप लोगों के आशीर्वाद से अब अगले आपके 3-4 पीढ़ियां इस बात को जरूर याद रखेगी कि देखो हमारे किरण दीदी जो है वो जज थे वगैरह। और वाकई में ऐसा हिम्मत हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को मिले, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। और बाकी ऐसा भी कोई पल आया था जैसे मान लो कि ये बिल्कुल कमजोर पड़ गई हो, इनको लगा कि भाई मम्मी मेरे से होने वाला नहीं है, आपके सामने आके रोने लग गए हो कि मेरा ये नहीं हो सकता, मैं छोड़ना चाहती हूँ, पापा मेरे को जबरदस्ती कह रहे हैं जज बन। ऐसा भी कोई समय आया था इस बीच में? कहते हैं ना जीवन में कठिनाई का दौर तो आता ही आता है।
नहीं आया इनकी कुछ समय तक। मैं तो चलिए जी। बनेगी तो एक दिन बनेगी, सब बोलते थे, इसको तो पूरे गांव में बोलते थे तुम तो जैसे बनोगी, पूरा गांव का सपोर्ट पूरे गांव का ही सपोर्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूरा किरण गांव जी अपने इस सब। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। तो किरण जी अब पूरे गांव का सपोर्ट रहा है, माता पिता का सपोर्ट रहा है, और इस चीज को बनाए रखना है आपको, है ना। और जब भी लाइफ में मौका मिले और काम आ सके मानवता के नाते, तो हमें काम आना भी है अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। हालांकि न्याय देने से बड़ा तो कोई काम अभी आज के टाइम में नहीं होता है दूसरा, क्योंकि ये अपने आप में कांटों की पदवी है, आप मान के चलिएगा। पूरा जिम्मेदारियों का जो है ना वो थैला आपके कंधों पे आने वाला है अभी ना। आप उसको बढ़िया तरीके से निभाएं, और अपने जूनियर्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हो अपनी लाइफ से जुड़ी कोई बात, तो प्लीज कहिए। सर मैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, मैं अगर जो कॉलेज में है तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि कॉलेज में जरूर पढ़ लेना एक बार क्योंकि सर मुझे इसका बेनिफिट कॉलेज जरूर, तो एक बार कॉलेज में भले ही कोचिंग करो सर, कोचिंग भी बुरी नहीं होती, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, तो कोचिंग भी सही है, जरूरी है। मैंने नहीं, मेरी प्रॉब्लम थी मैं नहीं कर पाई, लेकिन जरूरी होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन कॉलेज में भी एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। और अगर आपके बिल्कुल माता पिता आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो उस फ्रीडम का सम्मान करके, उनका सम्मान करके उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं यही बिल्कुल कहूँगी। बिल्कुल। और आज आपके सामने मैं भी एक प्रॉमिस करता हूँ, आपसे भी और जितनी ऑडियंस है उनसे भी। मुझे भी ये महसूस हुआ है कि YouTube पे जब इस तरह के लेक्चर्स अपन लेते हैं, लिंकिंग वाले या केस लॉ की कहानी वाले, रीजन क्लासेस वाले, तो उनको भी शायद कहीं कहीं किसी दूर दराज एरिया में कोई कैंडिडेट बैठ के देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है। जैसे कि किरण जी आज आपने बताया ना कि सर आपके वीडियो के लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे पूरा मैं देखा करती थी घड़ी। तो ये मेरा भी प्रॉमिस आपसे है कि ये सफर मैं भी जारी रखूंगा, और यूट्यूब पर ऐसे सेशन एक से एक बढ़कर लेते आता रहूंगा, ताकि और किरण प्रजापत जो है हमारी सोसाइटी के अंदर आती रहे और जुडिशरी के फील्ड को और गौरवान्वित करती रहे। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी से कनेक्ट होके। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी लॉ स्टूडेंट बुलाए तो बी देयर, साथ में रहिएगा। थैंक यू सो मच। सक्सेस की खास बात यह है कि जो मेहनत करते हैं उन पे फिदा हो जाती है।